दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो जो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे हिस्ट्री का जो हमारा सेशन चल रहा है क्लास 10 का, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के अलग अलग जो धाराएं हैं हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पिछला जो हमारा सेशन था इसी चैप्टर का, इस सेशन पे हम लोगों ने बात किया था कि शहरी क्षेत्र में किस तरह का असहयोग आंदोलन देखने को मिला, हम लोगों ने उसके बारे में बात किया। तो अब हम लोग शहरी क्षेत्र को छोड़कर अब हम लोग ग्रामीण इलाकों में बात करेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं कि देहात वाले इलाकों पे बात करेंगे। तो आज हम लोग दो ऐसे जगहों का बात करेंगे जो देहात वाले इलाकों से मैं बोल सकता हूं कि वो संबोधन करते हैं या संबंध रखते हैं। तो एक हम लोग अवध के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम लोग आंध्र प्रदेश की जो पहाड़िया इलाका है हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में। चूंकि टॉपिक हमारा है असहयोग आंदोलन की अलग अलग धाराएं, यानी कि अलग अलग तरह से किस तरह से असहयोग आंदोलन हुआ हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पिछला जो क्लासेस है उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि 1920 में असहयोग आंदोलन के बारे में मैं बोलूंगा कि आज्ञा दिया गया कि जाओ असहयोग आंदोलन करो, लेकिन 21 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। शहरों में मध्यम वर्ग के कारण असहयोग आंदोलन जोर से फैला, लेकिन सही मायने में विकल्प का अभाव होने के कारण मैं क्या बोल सकता हूं कि असहयोग आंदोलन कुछ समय तक वहां ज्यादा मैं बोल सकता हूं उग्र रूप धारण किया, लेकिन धीरे धीरे फिर जाके वो एक चरम सीमा पे जाके फिर वो ढीला हो गया। हम लोगों ने उसके बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक था हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आज आप नए हो और आप वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले पीछे वाला टॉपिक देखो, तब जाके आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लग रहा है तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है, और टॉपिक अच्छा लगे तो क्या करना है कि लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि टॉपिक कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक भी चैनल को पहुंचाना है। तो आज देखिए हम लोग बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में विद्रोह के बारे में। तो हम लोग पहला बात करते हैं अवध के बारे में। तो उससे पहले जानिए कि हम लोगों ने देखा था कि जो असहयोग आंदोलन वो शहरों में था और बाद में जो है असहयोग आंदोलन वो देहात वाले इलाकों में आया। तो असहयोग आंदोलन शहरों में जब फैला तो उसमें मध्यम वर्ग के लोगों ने हिस्सेदारी किया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मजदूर वर्ग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे शिक्षक हो गए, वकील हो गए, विद्यार्थी हो गए, ठीक है ना, व्यापारी हो गए। तो ये सारे लोग क्या हो गए उस आंदोलन में भाग लिए। लेकिन जैसा ये ग्रामीण क्षेत्रों में आया तो इसमें जो लोग भाग लिए वो विशेषकर आदिवासी और किसान लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का सपोर्ट किया और बढ़ावा देने का काम किया। तो आप बताओ, सबसे पहला बात कि ये लोग को तो असहयोग के बारे में तो कुछ नहीं पता था क्योंकि सूचना का अभाव था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग असहयोग आंदोलन को मानने लगे और उसके समक्ष अपने सारे काम को करने लगे या फिर करने लगे। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समझिएगा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन बोलकर कुछ नहीं था, उनको समझाया गया। जिस तरह हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन को देखा कि वो अपने खिलाफ जो उनके खलीफा पद है उनकी शक्तियों को बचाने के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया। तो गांधी जी ने उनको अपने समर्थन में करने के लिए उनको बोला कि आपकी जो मांग है वो मांग को हम लोग मिलकर पूरा करेंगे, आपको मेरा सपोर्ट करना है। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जब आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन को गांधी जी, या मैं बोलूंगा कि कांग्रेस के वो नेता जो स्वराज चाहते थे, उन लोगों ने बोला कि आप हमारा सपोर्ट करें, बदले में आपकी जो डिमांड है हम लोग उसको क्या करेंगे, अपने साथ मिलकर आपको पूरा करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अवध में ऐसा क्या घटना घटा कि कांग्रेस के नेताओं ने उनको अपने साथ मिलाया और मिला के उनको उनकी जो मांग है उनको पूरा करने के लिए असहयोग आंदोलन से उनको जोड़ दिया। पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अवध में जो आंदोलन चल रहा था या जिस तरह का असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसका नेतृत्व करने वाला जो इंसान था वो था सन्यासी बाबा रामचंद्र। क्या नाम था? सन्यासी बाबा रामचंद्र। और ये सन्यासी बाबा रामचंद्र एक नंबर आपको जरूर देगा। क्वेश्चन आएगा कि असहयोग आंदोलन को अवध से किसने नेतृत्व किया था, किस किसान ने नेतृत्व किया था? तो आपको क्या बताना है कि सन्यासी बाबा रामचंद्र। तो सन्यासी बाबा रामचंद्र ने अवध से क्या किया, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया। तो पहले इसके एक जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि उतना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि जिसको कांटा चुभता है उसको पता होता है कि दर्द कैसा होता है। तो सन्यासी बाबा जो रामचंद्र थे ये सबसे पहले फिजी देश में गिरमिटिया मजदूर का काम किया करते थे। क्या करते थे? फिजी देश में गिरमिटिया मजदूर का काम किया करते थे।
तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि गिरमिटिया मजदूर क्या है या किसको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर उपनिवेशों द्वारा या जो औपनिवेशिक शासक है उसके द्वारा जो देहात के जो इलाकों के मजदूर या जो किसान होते हैं उनको निश्चित वेतन और करार पर यानी कि कानून के आधार पर लिखित बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं और निश्चित वेतन के फिक्स वेतन के आधार पर क्या करता है कि उन किसानों को और मजदूरों को ये देश मैं बोलूंगा फिजी देश, गयाना और वेस्ट इंडीज आदि देशों में क्या करते हैं काम करने के लिए भेज दिया जाता है। और ये जो जितने भी लोग होते हैं जो लोग गिरमिटिया मजदूर बन के जाते हैं इन सभी को एजेंटों के द्वारा यानी कि मैं बोल सकता हूं एक तरह का दलालों के द्वारा क्या किया जाता है कि इनको इन देशों में काम करने के लिए भेजा जाता है। बात क्लियर है। तो जो हमारे सन्यासी बाबा रामचंद्र थे ये भी क्या थे, ये भी फिजी देश का, मैं कहां का बात कर रहा हूं, फिजी देश में गिरमिटिया मजदूर का काम करने के लिए गए थे। कारण क्या था वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो सन्यासी बाबा रामचंद्र है ये अपने आंदोलन में जिनका विरोध कर रहे थे ये था ताल्लुकदार यानी कि शासक से ताल्लुक रखने वाला, उनको क्या बोलते हैं ताल्लुकदार। और दूसरा जो भी उस क्षेत्र के जमींदार थे उनके खिलाफ ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे या आंदोलन कर रहे थे। कब? जब ये अपने आप को असहयोग आंदोलन से नहीं जोड़े थे तब। तो क्या कारण था कि सन्यासी बाबा रामचंद्र ताल्लुकदार और जमींदारों के खिलाफ था। तो विरोध करने का कुछ ना कुछ तो कारण होता है। तो सन्यासी बाबा और इनके इलाके के जो सहयोगी हैं सन्यासी बाबा रामचंद्र के, तो उनके कुछ विरोध का कारण क्या था उसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है कि अवध में जो विद्रोह फैला उस विद्रोह का क्या कारण था, तो आप लोग ये लिख सकते हो। तो पहला कारण क्या था कि देखिए सबसे पहला बात उस समय कर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन और मैं बोल सकता हूं कि अलग अलग भावनाएं थी। तो सबसे पहला बात कि अवध के जो ताल्लुकदार या जो जमींदार थे वो किसानों से भारी भरकम कर लगाते थे और कर को वसूल करने के लिए क्या करते थे और कर को वसूल करने के लिए अलग अलग तरह के हरकतें अपनाते थे यानी कि अलग अलग तरह के काम करते थे। जिसमें से एक था कि किसानों को बेगर करना पड़ता था। बेगर का अर्थ क्या होता है? बेगर नहीं, क्या है? बेगार। तो उसके लिए कर को वसूली करने के लिए वो तरह तरह के काम करते थे या कर लगाते थे। और मैं बोल सकता हूं जिसमें सबसे खराब क्या था? बेगार। तो बेगार का अर्थ क्या होता है कि आपको काम तो करने को दिया जाएगा लेकिन आपको उसके लिए कोई भत्ता या कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये जो था ये सबसे बड़ा विरोध का काम जो था वो सन्यासी बाबा रामचंद्र के द्वारा ये बेगार पर किया हुआ था। और साथ में पट्टेदार के तौर पर अगर पट्टा किसी को दिया जाए, पट्टेदार यानी कि लीज पे जमीन जिसको हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए मेरे पास जमीन है, मैंने आपको जमीन दिया तो मैं पट्टेदार हो गया और मैंने आपको जमीन दिया। तो अगर मैं किसी को पट्टे पर यानी कि लीज पर मैं अगर कोई जमीन देता हूं कि 1 साल 2 साल के लिए आप क्या करो उस पर आप फसल उगाओ, तो उसके लिए कोई निश्चित पेमेंट नहीं होता था या कोई निश्चित समय अवधि नहीं होता था। तो अगर किसानों से कोई जमींदार लीज पर जमीन ले रहा है तो उसके लिए कोई निश्चित अवधि या कोई समय नहीं होता था या कोई मतलब पैसा नहीं होता था कि कितना मिलेगा। ये अपने मन मर्जी से ये ताल्लुकदार और जमींदार वो लीज पर जमीन लेते थे और उसको अपने पास रख लेते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? जमींदार अगर पट्टेदार से अगर पट्टे पे अगर कोई जमीन ले रहे हैं तो आखिर क्या करते थे? तो इस पे भी इनका शोषण होता था। और ये ताल्लुकदार और जमींदार या व्यापारी लोग क्या करते थे कि जो भी पट्टे पर जमीन लिया गया यानी जो भी लीज पर जो भी जमीन लिया गया उनसे वो चाहते थे कि उनसे उन जमीनों पर उन किसानों का उन मजदूरों का क्या हो कि उनसे उनको जमीन को हम लोग छीन लेंगे और छीन कर क्या करेंगे कि उस जमीन पर अपना अधिकार हम लोग स्थापित कर देंगे या उनका जो अधिकार है उनको क्या करेंगे हम लोग समाप्त कर देंगे। ये इनकी सोच थी। तो इन्हीं का विरोध किया जा रहा था किसके द्वारा? तो सन्यासी बाबा रामचंद्र के द्वारा। पहला क्या? कर भारी मात्रा में चुकाना पड़ता था और कर को चुकाने के लिए जो जितने भी जमींदार या ताल्लुकदार है वो लोग बहुत तरह के हथकंडे अपनाते थे जिसमें वो बेगार था। उसके बाद पट्टे की जो राशि या जो समय होता था वो निश्चित नहीं होता था और जो भी जमीन था उसको वो लोग अपने कब्जे पे करना चाहता था। तो इसके लिए जो सन्यासी बाबा रामचंद्र है उन्होंने क्या किया था कि अवध के क्षेत्र में विरोध किया। किनका? तो ताल्लुकदार और जमींदारों और व्यापारियों का किसने? सन्यासी बाबा ने क्या किया? विरोध करने का काम शुरू किया। तो अब देखिएगा सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि किसानों ने जब इनका विरोध किया या मैं बोल सकता हूं कि सन्यासी बाबा रामचंद्र ने जब विरोध किया अवध से,
तो इनका बस 3 से 4 मांग था, एक्चुअली 3 मांग था। पहला क्या था कि जो भी लगान दर है उसको कम किया जाए, और ये जो बेगार जो लिया जाता है, यानी कि बेगार जो हम लोग करते हैं, उस बेगार को क्या करेंगे हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि भाई अगर हम किसी के पास काम कर रहे हैं तो उसको हमको पैसा मिलना चाहिए। तो ये 2 डिमांड थी। और साथ में क्या था इनके पास कि जो भी जो दमनकारी जमींदार है उनको सामाजिक तौर पे उनका बहिष्कार होना चाहिए, ये इनका मांग था। किनका मांग था? तो सन्यासी बाबा रामचंद्र का मांग था, या सन्यासी बाबा रामचंद्र के साथ जो लोग लगे हुए थे उनका मांग था। मैंने क्या बोला? किसानों की मांग क्या थी कि लगान की दर कम किया जाए और बेगार को खत्म किया जाए, कि हम लोग काम करेंगे तो उसका पैसा मिलना चाहिए, और जो भी दमनकारी जमींदार हैं उनको सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार किया जाए। इसी मांग के साथ ये लोग आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो आखिर बहिष्कार करने के लिए सबसे पहले जब असहयोग आंदोलन के साथ ये लोग नहीं जुड़े थे तो इन्होंने कुछ काम किया। तो सबसे पहले काम क्या किया कि किसान तो भाई अपने जमीन है तो लोग फसल तो उगाएगा, लेकिन ऐसी सुविधाएं जो राजाओं को मिलनी चाहिए थी उनको बंद किया। जैसे कि राजा लोग नाई से बाल बनवाते हैं और अपने दाढ़ी बनाते हैं, जो भी कुछ होते हैं, तो नाइयों को और धोबी को बोल दिया कि आप मेरे घर में काम करो, सबके घर में काम करो, लेकिन कोई भी व्यापारी और कोई राजा के घर में आप जाके काम मत करना। तो इसके लिए बहुत तरह के पंचायतों ने, या मैं बोल सकता हूं सरपंचों ने बैठक बुलाई, और जितने भी नाई और धोबी है उनकी सुविधा को क्या किया, जमींदारों को वंचित करने का फैसला किया। यानी कि नाई और धोबी की जो सुविधा है उसे जमींदारों को क्या किया, वंचित करने का फैसला किया। तो गांव के लोगों ने ऐसा किया। बात क्लियर है? तो ये सारा काम उन्होंने किया, लेकिन नेहरू जी जो है, जो कांग्रेस के सदस्य थे, और वो अच्छा खासा काम कर रहे थे देश में स्वराज लाने के लिए गांधी जी के साथ। तो हम लोगों ने अभी जो देखा, इसमें हम लोगों ने बात किया कि जब असहयोग आंदोलन के साथ ग्रामीण इलाका जब नहीं जुड़ा था तो ये सारी घटनाएं हुई, उनका इस तरह का शोषण होता था, और उस शोषण के लिए इन्होंने अपने आप से इस तरह का मांग रखा, और साथ में उन्होंने अपने ही तौर पे एक बहिष्कार शुरू किया, जिसमें नाई और धोबियों को उन्होंने बोला कि आप किसी भी तरह का राजा या व्यापारियों का काम नहीं करोगे। लेकिन ये जून का महीना होता है, जून 1920 में, क्योंककि हम लोगों ने देखा था कि 1921 से असहयोग आंदोलन सही मात्रा में शुरू हुआ और यह शहरी क्षेत्रों पे स्टार्ट हो गया। 1920 में 20 तक तो इसको आदेश मिला था। तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि ये जो गांव हम लोग बात कर रहे थे, अवध का गांव, उसका दौरा करने के लिए आते हैं। और दौरा करने के दौरान, क्योंकि देखो आज भी यही चलता है कि जब कोई नेता किसी क्षेत्र का दौरा करने आता है तो दौरा करने के दौरान उस क्षेत्र के जो भी जनता है उनकी समस्याओं को सुनते हैं, बैठक बुलाते हैं, जो भी कुछ होता है। तो उस समय जून 1920 में जब जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि अवध का दौरा किसने किया था, तो क्या बताना? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब अवध गांव का दौरा किया और उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों से और साथ साथ में जो सन्यासी बाबा रामचंद्र थे उनके बातों को सुना, तो सुनने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया। और निर्णय में क्या हुआ कि देखो, जून के बाद, याद रखिएगा कि अक्टूबर के महीने में, जून के बाद अक्टूबर के महीने तक क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र में जो सन्यासी बाबा रामचंद्र थे और सन्यासी बाबा रामचंद्र के साथ कुछ अन्य लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, एक बैठक बुलाया और एक संगठन, एक सभा बुलाया और उसमें सभा का गठन किया कि हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे और आप हमारा सपोर्ट करो। इस तरह का क्या एक संगठन बनाया, और इस संगठन बना के क्या करते हैं कि नेहरू जी उन क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार शुरू करते असहयोग आंदोलन का। तो महीने भर बीतते इस संगठन का जो सभा बनाया गया था नेहरू जी के द्वारा अक्टूबर महीने में, तो उसमें जाते जाते 300 से ज्यादा क्या हो जाता है, ब्रांचेज उसके बन जाते हैं। 300 से ज्यादा उसका क्या बन जाता है, नए नए सभा या गठन बन जाते हैं या समूह बन जाते हैं। कितना? 300 से ज्यादा। तो उसके बाद आपको पता है कि 1920 में यह होना शुरू हुआ, अक्टूबर महीना, और साथ में आपको पता है कि दिसंबर महीना में क्या हुआ था, दिसंबर 1920 में आपको पता है, दिसंबर 1920 में हम लोग बोल सकते हैं कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था उसमें आदेश दे दिया गया कि हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। तो अगले ही साल यानी कि 1921 में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के साथ इन अवध के किसानों को मिला दिया गया। असहयोग आंदोलन के साथ अवध के किसानों को मिला दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि अवध के किसानों को असहयोग आंदोलन के साथ कब मिलाया गया, तो 1921 में। तो जैसे ही अवध के किसानों को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाया गया तो गांधी जी का एक सपना तो पूरा हो गया कि मेरा सोच है कि मैं अपने
इस आंदोलन को हर एक घर तक पहुंचाऊं, या तो शहर से लेके, शहर के कस्बों से लेके ग्रामीण इलाकों के तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। तो अवध के मिलने से ये तो गांधी जी का एक सपना पूरा हो गया। लेकिन जो जिस तरह का ये लोग आंदोलन कर रहे थे, अवध के किसान जिस तरह का आंदोलन कर रहे थे और जिस तरह का इनका रूपरेखा था, और कांग्रेस का जो आंदोलन करने का जो रूपरेखा था या जिस तरह का बर्ताव था, इससे जो अवध के नेता है वो कांग्रेस के नेतृत्व से वो खुश नहीं थे। जो बात है सब क्लियर है, समझ लीजिए आप लोग। मैंने क्या बोला कि अवध की तो रूपरेखा अलग थी, ये लोगों को आंदोलन करने का एक दूसरा तरीका था, या ये लोग अपने आंदोलन में दूसरा कुछ चीजों का डिमांड कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो एक दूसरा रूप था आंदोलन का। तो उससे ये जो सन्यासी बाबा रामचंद्र या जो अवध के जो लोग हैं वो लोग कांग्रेस के नेतृत्व से खुश नहीं थे भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी बोला गया ना कि जहां पे ज्यादा विद्यमान है वहां पे मूर्खों को चुप होना पड़ता है, तो इन किसानों को तो भी उनका सपोर्ट देना पड़ा। लेकिन जैसे ही अवध के इलाकों में असहयोग आंदोलन भारी मात्रा में फैला, तो उससे जो किसान लोग हैं उनकी जो आंदोलन की भावना है वो प्रकट हुई कि वो किस तरह का आंदोलन चाहते हैं। तो जैसे ही अवध के इलाकों में असहयोग आंदोलन फैला, तो उससे जो भी ताल्लुकदार है या जो भी व्यापारी है, उनके मकानों पर किसानों ने क्या किया, हमला करना शुरू किया भाई। पहला बात क्या हमला करना शुरू किया, और साथ में बाजारों में लूटपाट करने लगे, और साथ में जो अनाजों के गोदाम है उन पर भी किसानों ने क्या कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये जो एक व्यवहार था किसानों का कहां पे, अवध में, तो इससे गांधी जी को बहुत बुरा लगा, या मैं बोल सकता हूं कि गांधी जी को इसके बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ घटनाएं गांव में घट रहा है। और साथ में गांधी जी का एक ऐलान था, मैं बोलूं एक झूठ मूठ का ऐलान का बात करूं, या जो स्थानीय नेता थे उनके द्वारा फैलाया गया था। क्या फैलाया गया था कि गांधी जी ने बोला है कि कोई भी आप लोग लगान नहीं दोगे, और आप जितनी भी जमीन है ताल्लुकदारों और व्यापारियों के पास, वो गांव के गरीबों को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्यों बोला गया, ताकि जो अवध के किसान है वो लोग क्या हो सके, असहयोग आंदोलन के साथ बने हुए रहे, और ये जो हिंसक जो रूप देखने को मिला वो क्या हो जाए, चुप हो जाए। तो अगर कभी क्वेश्चन आपके पास फैलेगा कि अवध के इलाकों में जब असहयोग आंदोलन फैला तो उससे किसानों ने क्या किया, तो आप लोग क्या बोलोगे कि ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमला करना शुरू किया, साथ में बाजारों में लूटपाट शुरू हो गई, और अनाज के जो गोदाम है उन पर भी किसानों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यहां तक आपको बात क्लियर है। अब देखिएगा, जो गांधी जी का जो संदेश फैलाया गया था स्थानीय नेताओं के द्वारा, तो उससे मैं बोलूंगा कि स्वराज का जो विचार गांधी जी के मन में था कि हम लोग असहयोग आंदोलन करके स्वराज ले लेंगे, या जिस तरह का जो संरचना बनाया गया था स्वराज का, तो उसके विचार पे लोगों का एक अलग सा मतलब निकल के आ गया। क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय नेता थे उन्होंने बोला कि कोई लगान नहीं देना है और जमीन को गरीबों में बांट देगा। इस तरह का एक विचार जो स्थानीय नेताओं के द्वारा फैलाया गया, तो इसी विचार के कारण, इसी संदेश के कारण जो स्वराज का जो विचार था वो लोगों के मन में एक दूसरा मतलब फैला दिया। और इसी का एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहां पे, आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश का कौन सा इलाका का मैं बात कर रहा हूं, तो गुंडेम। कौन सा मैं बात कर रहा हूं, गुंडेम पहाड़िया इलाका का मैं बात कर रहा हूं। और ये घटना कब की है, तो 1921 के पहले की, यानी कि 1920 के दशक की एक घटना है, ठीक है। और ये जो 1920 में जो आंध्र प्रदेश का जो गुंडेम पहाड़ी इलाका है, इसमें एक मैं बोल सकता हूं कि उग्र गुर्रिया आंदोलन फैला था। क्या फैला था, एक उग्र गुर्रिया आंदोलन फैला था। तो इस आंदोलन के तहत, इस आंदोलन के तहत, या जो आंध्र प्रदेश के जो भी लोग इस आंदोलन, असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े थे गुर्रिया आंदोलन के तहत, तो उस पे जो कांग्रेस के जो भी आंदोलनकारी थे वो खुश नहीं थे कि इस तरह का आंदोलन वहां पे नहीं होना चाहिए, या इस तरह की घटनाएं नहीं घटना चाहिए। तो जब आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ी इलाकों ने ये जब गुर्रिया आंदोलन किया, तो उसके विरोध के कारण जो ब्रिटिश सरकार है या जो स्थानीय सरकार है, उन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र के अलावा बड़े बड़े और कई क्षेत्रों के जंगलों में क्या किया कि लोगों को उस जंगल में दाखिल होने से पाबंदी लगा दिया कि आप लोग जंगल वाले इलाकों में नहीं घुस सकते हो। साथ में आप लोग जंगल में मवेशी चरा नहीं सकते हो। साथ में जो भी जलावन की लकड़ी होती है या जो भी आप लोग फल बेचते हो या बीनते हो, उन पर भी क्या किया, स्थानीय सरकार ने रोक लगा दिया
कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो सोच के देखो ये जो आंदोलन है गुरलिया आंदोलन, ये कितना उग्र रूप लिया हुआ था। और कांग्रेस इस उग्र आंदोलन के कारण ये खुश नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे, है ना, उनका एक ही काम था कि हम लोग कभी हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग कभी हिंसा नहीं करेंगे। और ये जो गुरलिया आंदोलन चलाई है बहुत ज्यादा हिंसक रूप लिया, और इसी के कारण इस क्षेत्र के अलावा कई बड़े जंगली क्षेत्रों में क्या क्या कर दिया गया कि जंगलों में लोगों को दाखिल करने से मना कर दिया गया, मवेशियों को चराने से मना कर दिया, जलावन लकड़ी लाने से मना कर दिया, फल को बीनने से मना कर दिया। तो जब ये सारा काम स्थानीय सरकार के द्वारा किया गया, कौन से इलाके में, आंध्र प्रदेश के इलाकों में, तो उससे वहां पे रहने वाले लोगों में बहुत तरह का प्रभाव देखने को मिला। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए तो जंगल के सहारे अपना रोजगार करते थे, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा। क्योंकि आप देखोगे आज भी जो संथाली लोग होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं जो मैं बोल सकता हूं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जंगल के सहारे अपना जीवन करते हैं, जैसे कि वो लोग लकड़ी लाते हैं, उसे टोकरी वगैरह बना के बेचते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो गए। साथ में उनको लगने लगा कि जो भी पाबंदी लगाई गई है जंगलों में कि हम लोग जंगलों में नहीं जा सकते हैं, इससे हमारी परंपरा क्या होगी वो धीरे धीरे छीन ली जाएगी और हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो इस तरह का गुरलिया जो आंदोलन है वो फैला, और इसी गुरलिया आंदोलन का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्लारू सीताराम राजू ने नेतृत्व किया था। तो अभी हम लोग चूंकि बोर्ड पे थोड़ा जगह नहीं होने के कारण अब हम लोग जो ये अल्लारू सीताराम राजू ने किस तरह का नेतृत्व किया, हम लोग उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण इलाकों में अवध का जो इलाका था या जो आंध्र प्रदेश का जो गुंडेम पहाड़ी इलाका था, इसमें आंदोलन फैला। तो आंदोलन फैलने का क्या कारण था, ठीक है, और किस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, हम लोग इसके बारे में देखा। अगले क्लास में ये अल्लारू सीताराम राजू का नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह बाबा रामचंद्र सन्यासी, आप बोल सकते हैं कि सन्यासी बाबा रामचंद्र ने जिस तरह का आंदोलन फैलाया और फिर बाद में जाके अश्वमेध आंदोलन के साथ मिला। हम लोग अब ये वाला देखेंगे कि अल्लारू सीताराम राजू ने किस तरह का नेतृत्व किया और ये अश्वमेध आंदोलन में जाके मिला। इसके बारे में हम लोग अगला टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। और साथ में और एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जब मैं लूंगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको टॉपिक ले लूंगा। और समझ में आ गया है तो क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। चूंकि कल वीडियो नहीं बना, थोड़ा फीवर आ गया था मुझे, आज भी थोड़ा बहुत फीवर है, लेकिन आप लोग के पास जब आता हूं ना तो फीवर की गोली मैं साथ में रखा हूं, मैं खाया और फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपके लिए पूरा मेहनत कर रहा हूं, बस शर्ते आप मेरे लिए मेहनत करो। मेहनत बस इतना करना है कि आपको खुद पढ़ना है और आपके दोस्तों को पढ़ाना, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं। बस सपोर्ट कीजिए, मैं आपका तहे दिल से सपोर्ट करूंगा। क्लासेस लगातार चल रही है, वो सारे भी वीडियो आप देखो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।